Hello students, I am Alok Sharma, science teacher of New Scientist Stephen Public School, Unit 3rd, Agra. In our last video, we were discussing a respiratory system of human beings. So we have discussed a lot of things about this chapter and different types of respiratory organs and functions of the respiratory organs. So in this video, this is the second part video of this chapter. So we will discuss the exchange of gases. So the alveoli, the primary site of exchange of gases. Exchange of gases also occurs between the blood and tissue. O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on pressure concentration gradient. तो हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है और उसके बाद रेस्पायरेशन होता है। दोनों में डिफरेंट थोड़ा सा स्लाइटली अंतर यह है कि हम एयर को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, लेकिन एयर में ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो सिस्टम है ये ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में है, यानी कि टिश्यू और ब्लड यहाँ पर आपस में एक्सचेंज करेंगे O2 और CO2 को। और ये जो प्राइमरी साइट जिसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन के लिए या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, तो वो है एल्विलाई। इसीलिए हम एल्विलाइज को बोलते हैं यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हम बात करते हैं कि ये O2 और CO2 ये ब्लड और टिश्यूज़ में भी रहता है, कि एक्चुअल में ये जो सांस लेने का मतलब ही यही है कि उसमें जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जाए। ब्लड में से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो उसको कैरी करती है और कैरी करने के बाद में वो टिश्यूज़ तक लेकर जाती है, जहाँ पर सिंपल डिफ्यूज़न होता है, प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो एंटर करती है टिश्यूज़ में और टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसंट्रेशन है वो ब्लड में एंटर करता है। इस तरीके से साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस चलता रहता है और O2 और CO2 सिंपली डिफ्यूज़ होती रहती है। तो सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की है एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूज़न। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर मेम्ब्रेन बहुत पतली होगी तो उतना ही डिफ्यूज़न जितना जल्दी होगा, और मेम्ब्रेन जितनी मोटी होगी तो वहाँ से डिफ्यूज़न। इसीलिए जो एल्विलाइज जो बनती हैं वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनती हैं, जो हमने टिश्यूज़ वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्क्वेमस एपिथेलियम स्क्वायर शेप के सेल्स होते हैं जो काफ़ी थिन होते हैं, जहाँ और ये लाइनिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पर एक्सचेंज होना होता है। तो द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। यानी कि अगर हम बात करें कि पार्शियल प्रेशर यानी कि इंडिविजुअल प्रेशर भी बोल सकते हैं इसको। जैसे अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसमें नाइट्रोजन का प्रेशर अलग होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर अलग होगा और उसमें हीलियम का प्रेशर अलग होगा। मतलब उसमें डिफरेंट गैसेस का जो प्रेशर है वो अलग अलग होगा, और जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। लेकिन टोटल जो एयर का जो प्रेशर है वो इसका एक सम होगा, यानी कि डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट करता है वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ डिफरेंट गैसेस के इक्वल होता है। तो ठीक उसी तरीके से तो जहाँ पर ऑक्सीजन भी एंटर कर रही है तो ऑक्सीजन का अपना एक PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर होगा। P का मतलब यहाँ पार्शियल है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी होगा और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा। और यही पार्शियल प्रेशर यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एयर एंड टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनटेक एंड आउटटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टिश्यूज़ में किस तरीके से बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर का कितना बड़ा रोल रहता है। जैसे रेस्पिरेटरी गैस हमारी मेनली कौन सी हैं, अगर इसकी बात करें तो O2 है और CO2 है। तो एटमॉस्फेरिक जो एयर है यानी कि उसका ये प्रेशर है, यानी कि ये पार्शियल प्रेशर है mmHg में। तो एल्विलाइज में ये इतना ऑक्सीजन का होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा लेवल रहता है तो इसका 95 रहेगा। तो ये एक पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का। उसी तरीके से एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर 0.3, एल्विलाइज में 40, इसमें 45 और देन इसमें 40। तो इस तरीके से यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, तो देखिए इसमें 45 mmHg है पार्शियल प्रेशर, और ऑक्सीजन का बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कम रहता है। तो ये इस तरीके से पार्शियल प्रेशर
क्रिएट होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में होता है। तो जैसा हम देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर सिस्टम है पूरा कि सब दिस इज़ द एल्वियोलाई, और एल्वियोलाइज में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 104 mmHg है। तो जैसे ही अगर हम इंस्पायर यानी कि जब भी एयर को इनटेक करते हैं तो सबसे पहले एयर इनटेक कर रहे हैं तो एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट आ रहा है, ऑक्सीजन गैस आ रही है। तो सिंपल सी बात है, जब हम एयर का इनटेक करेंगे तो उस समय एल्विलाइज में जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा, तो 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा 40 mmHg। देन उसके बाद में इसी प्रेशर से ये जो है ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी ब्लड में, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करेगी एल्विलाइज में। साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलता है, और पल्मोनरी वेन कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में लेकर जाएगी, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, देन एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफ्यूज़ कर देगी। अब बात करते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ये डिफ्यूज़ हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो अब ऑक्सीजन की ज़रूरत किसको है? टिश्यूज़ को ज़रूरत है। तो ये जो ब्लड जो है हर एक हर कैपिलरीज हर टिश्यूज़ तक, हर सेल तक जाती हैं, तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एंटर कर जाएगी हाई कंसनट्रेशन की वजह से टिश्यूज़ में। तो साइमल्टेनियसली कार्बन डाई जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगी ब्लड में। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है टिश्यूज़ में ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कर देगा, तो वैसे ही वो जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करने लग जाएगी, और वो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट के राइट एट्रियम में जाकर राइट वेंट्रिकल, देन उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू ये एल्विलाइज में यानी कि लंग्स में चला जाएगा, और वहाँ पर CO2 को डिफ्यूज़ कर देगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो दिया हुआ है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब डिफ्यूज़ करता है तो उस समय उस केस में ऑक्सीजन की जब डिफ्यूज उस केस में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन में कम रहता है। और अगर उसकी बात करें जब CO2 डिफ्यूज़ करती है ब्लड के अंदर, तब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है कंपेयर देन ऑक्सीजन के। तो ये दो प्रेशर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी पूछे भी जाते हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड वाले केस के लिए प्रेशर है और ये ऑक्सीजनेटेड वाले प्रेशर है। तो जब ये प्रेशर ग्रेडियंट बनते हैं तो ये साइमल्टेनियसली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिसकी वजह से जो डबल सर्कुलेशन होता है, और डबल सर्कुलेशन की वजह से ये जो हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होता रहता है साइमल्टेनियसली। तो इसलिए ये जो एक पूरा वेल लेवल डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलस एंड द बॉडी टिश्यूज़ विद ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक पूरा सिस्टमिक फ्लो है पूरा, जिसको हम देख सकते हैं। ऊपर एल्विलाई है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो हमारे टिश्यूज़ में अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू बाहर जाती है। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि केवल डिफ्यूजन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, या और भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है हमारी बॉडी से। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है, अब प्रेशर इन द अपोजिट डायरेक्शन द टिश्यू ब्लड एंड द ब्लड टू एल्विलाई एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2 जब एंटर करती है, एंड द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज़ मच हायर कंपेयर देन टू द O2 जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर करती है। तो द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, यानी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई रहती है। स्क्वेमस एपिथेलियम, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंसेस। यानी कि अगर हम बात करें पूरी एल्वुलाइज की, तो स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज और बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में ये यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस दिखाया गया है। यानी कि यहाँ पर इसमें ये जो ये 3 मेम्ब्रेन है, ये एल्वुलाई है, हाँ एयर सेक एल्वुलर कैविटी बोलते हैं हम इसको। देन इसमें क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, तो ब्लड इसमें एंटर करेगा, और ब्लड एंटर करते ही इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, और एक रेड RBC 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, और पर क्यूबिक मिलीमीटर में ये 4 से 5 लाख क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। तो इससे समझ जाइए कि एक RBC जब
4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी करता है, बाइंड अप करता है, तब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हर टिश्यूज़ तक जाती है, और जैसा हमने लास्ट अपने डायग्राम में बताया कि वो टिश्यूज़ से ब्लड में किस तरीके से डिफ्यूज़ करती है। देन उसी प्रोसेस के थ्रू जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आती है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो यहाँ डिफ्यूज़ करके यहाँ पर CO2 बाहर चली जाती है और O2 उसके अंदर आ जाती है। इस तरीके से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं ये गैसेस। जैसा मैंने बताया कि ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला मीडियम जो ब्लड यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है वो हमारा ब्लड है। तो ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2, यानी कि अबाउट 97% O2, यानी कि हम जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं टोटल, उसका 97% जो है ऑक्सीजन वो रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। जो रिमेनिंग 3% जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व स्टेट में जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके साथ में ये बाइंड अप करके जाती है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो 97% ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ तक, एक एक सेल तक। लेकिन वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड केवल 20 to 25% ही ट्रांसपोर्ट हो पाती है ब्लड के थ्रू। यानी कि अभी तक का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा वो ये था कि O2 जो है वो ब्लड में एंटर करती है, उसको RBC एक्वायर करते हैं, हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बाइंड होती है और वो टिश्यूज़ तक पहुंच जाती है। फिर टिश्यूज़ में जैसे ही ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है वैसे ही टिश्यू सेल्स जो हैं वो RBCs को कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। देन वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो एल्विलाई के थ्रू वो पास आउट हो जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये 100% नहीं होता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो 100% ब्लड के थ्रू नहीं होता। केवल 20 to 25% ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाती है ब्लड के थ्रू। लेकिन जबकि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के रूप में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि बाकी का रेस्ट ऑफ द 70% या 75% जो पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसफ़र होगा। एंड अबाउट 7% ऑफ CO2 इज़ कैरिड इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, यानी कि 70% बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसफ़र हो रही है, 25% ब्लड के यानी कि RBCs के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, 7% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू हो रही है। इस तरीके से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाती है हमारी बॉडी से, जबकि ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के केस में 97-98% वो ब्लड के थ्रू ही पास आउट होती है, RBCs के थ्रू, रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा के थ्रू। तो अब वहीं उसी में हम सिंपल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। और ईच मॉलिक्यूल, जैसा मैंने बताया कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को बाइंड करते हैं, और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज़ प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर, और उसकी बाइंडिंग डिपेंड करेगी उसके पार्शियल प्रेशर पे। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factor which can interfere this binding। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है नीट के पर्पज़ के लिए कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग कब कब इंटरफेयर हो सकती है। तो उसके केस में यानी कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट ढंग से नहीं बन पा रहा है, या पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है वो इंटरप्ट कर रहा है। दूसरा, हाइड्रोजन आइंस जो बॉडी के ब्लड के अंदर है। दूसरा, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओगे तो सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ एयर एक्सपेंड होने लग जाती है और नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर यूनिट या कम होने लग जाते हैं। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। तो टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देन अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड, यानी कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, यानी कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन और ऑक्सीजन के बीच में, तो दिस कर्व इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी ऑक्सीजन। तो ये जो सिग्मोइड कर्व आएगा यहाँ पर उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलेंगे। And the oxygen and is highly useful in study the effect of factor like partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration on binding of CO2 with hemoglobin. In the alveoli where there is high PO2 and low PO2, lesser concentration and low temperature,
द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमो ऑक्सी हीमो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है कि वेयर, यानी कि एल्विलाइज के अंदर, यानी कि कहाँ हम बात कर रहे हैं एल्विलाई की। और एल्विलाई के अंदर अगर ये वाली कंडीशन है, यानी कि एल्विलाइज के अंदर अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है और लो पार्शियल प्रेशर किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑब्वियसली जब एयर एंटर करेगी, जब हम सांस अंदर लेंगे तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन का कंटेंट ही सबसे ज़्यादा होगा एल्विलाई के अंदर, तो पार्शियल प्रेशर भी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम है और टेम्परेचर अगर लो है, तो ये फैक्टर अगर एल्विलाई के अंदर अराइज है तो उतनी ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन बाइंड करेगी, यानी ऑक्सीजन उतनी हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी। वेयर इन द टिश्यू लो PO2, और अगर PO2 लो है एंड हाई PCO2 है, यानी कि टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है और हाई हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाई टेम्परेचर है, दिस कंडीशन फेवर्स फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। क्योंकि बात ये आती है इसमें कि चलो हीमोग्लोबिन बाइंड तो कर गई, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड तो हो गई। एल्विलाई के अंदर जैसे ही हीमोग्लोबिन, यानी कि एल्विलाई से जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में एंटर की तो ब्लड से RBCs जो है उसको कैरी करेंगे। अब जैसे ही कैरी करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। तो वो तो एक तरीके से बिल्कुल एक, जैसे जो ब्लड है वो तो एक हमारा नेशनल हाईवे हो गया, और जो RBC है वो एक कैरियर है, यानी कि वो एक, मान लीजिए, एक व्हीकल है। तो उस व्हीकल में ऑक्सीजन ने बैठ के क्या कर ली, सवारी कर ली। लेकिन जैसे ही वो व्हीकल अपने साइड तक पहुंचेगा, कहाँ पहुंचना है, सेल तक या टिश्यूज़ तक पहुंचना है उसको, तो जैसे ही ऑक्सीजन अपने सेल्स तक पहुंचेगी, यानी कि जो हीमोग्लोबिन RBC अपने जो जो भी साइट है टिश्यूज़ में या सेल्स में वहाँ तक पहुंचेगी, तो वहाँ पर पहुंच के उसे करना क्या है, उसे ऑक्सीजन को देना है टिश्यूज़ को और सेल्स को। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड की है उसका डिसोसिएट होना ज़रूरी है, यानी कि जब आप गाड़ी में से उतरेंगे तभी तो अपने किसी दूसरे रास्ते पे जा पाएंगे ना। जैसे नेशनल हाईवे से अगर हमें कहीं दूसरा रास्ता पकड़ना है तो पहले जिस जिस व्हीकल में हम बैठे हैं उससे डिसोसिएट होना पड़ेगा, यानी उससे अलग होना पड़ेगा, और जब हम उससे अलग होंगे उसके बाद ही हम नेक्स्ट व्हीकल को पकड़ेंगे या नेक्स्ट जगह पर जा पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, यानी कि सबसे पहले ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाए, उसके लिए कंडीशन क्या है कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए और उससे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जब ये कंडीशन आ जाएगी तब इस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी। लेकिन सैचुरेट होने के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से सैचुरेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर तो कम होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और हाई हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। दैट कंडीशन इज़ फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तब उस केस में, यानी कि क्या, यहाँ पर लो PO2, हाई PCO2, हाई H कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, जब ये कंडीशन होगी then dissociation of oxygen from oxyhemoglobin. This clearly indicate that oxygen gets bound to the hemoglobin in the lung surface and get dissociated into the टिश्यूज़, यानी कि इससे ये पता पड़ता है कि जो ऑक्सीजन है वो लंग्स की सरफेस से बाइंड होती है और टिश्यूज़ में जाके डिसोसिएट हो जाती है। तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अबाउट 5 ml ऑफ O2 टू द ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लगभग 5 ml ऑक्सीजन जो है हमारे टिश्यूज़ में डिलीवर कर देता है। तो इस तरीके से ये एक पार्शियल प्रेशर है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये जो ग्राफ है वो पार्शियल प्रेशर बता रहा है ऑक्सीजन का और ये सैचुरेशन बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सैचुरेशन, यानी कि एक सिग्मॉइड ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पे, और ये सिग्मॉइड ग्राफ यहाँ पर ये कंडीशन जो बता रही है ये डिसोसिएशन ऑफ, यानी सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन है। इस तरीके से यहाँ पर ये सैचुरेट हो जाएगा और इस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी हमारे टिश्यूज़ तक। तो ये एक
पूरा मैकेनिज्म था किस तरीके से ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में एंटर करके हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने बताया था कि 20 से 25% जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड रहती है, तब वहाँ पर हम बोलते हैं उसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। दिस बाइंडिंग इज़ रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर। तो ये भी बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगी। When P partial pressure of CO2 is high and partial pressure of CO2 is low and the tissue more binding of carbon dioxide। सीधी सी बात है इसमें, यानी कि इसका CO2 का कंसनट्रेशन जब हाई होगा तभी जब बाइंडिंग हो पाएगी। तो ये कंडीशन है when partial pressure of CO2 is low and partial pressure is high in the alveoli, तो वहाँ पर ये डिसोसिएट कर जाएगी, तो ये लंग्स में के एल्विलाइज में पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें कि किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है बाकी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसफ़र करती है। तो इसमें क्या हुआ कि CO2 इज़ कैरिड, यानी कि CO2 इज़ कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज़ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग, जो बाइंड को अफेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो होगा इन द टिश्यूज़, मोर बाइंडिंग इन द ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर तो उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होगी। वेयर एज व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज़ लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाई, तो एल्विलाइज में डिसोसिएशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसमें बात करते हैं कि फ्रॉम कार्बन हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, CO2 इज़ बाउंड टू हीमोग्लोबिन फॉर्म द टिश्यूज़ डिलीवर टू एल्विलाई, एल्विलाइज में डिलीवर हो जाएगी। तो RBC कंटेन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम, यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज़ प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, और यही काफ़ी माइन्यूट क्वांटिटी में प्लाज्मा में भी प्रेजेंट रहता है। अच्छा, तो ये एंजाइम करता क्या है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल से बाइंड होती है तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है H2CO3 में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर मॉलिक्यूल बाइंड कर लेगा। अब जैसे ही इसको बाइंड कर लेगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो फिर यही कार्बोनिक एनहाइड्रेट इसको दोबारा से डिसोसिएट करके यानी कि ये कार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयंस में तोड़ देगा, जिसकी वजह से ये एल्विलाइज तक पहुँचेगी और वहाँ से ये डिफ्यूज़न होगा। तो एट द साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज़ हाई, यानी कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू की साइड में हाई होना चाहिए। ड्यू टू कैटाबॉलिज्म CO2 डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड एंड फॉर्म HCO3 एंड H पॉजिटिव आयन, यानी कि कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एट द एल्विलर साइट वेयर PCO2 लो, और जब एल्विलाइज में क्या होगा, जब पार्शियल प्रेशर सीधी सी बात है ब्लड में हाई होगा, एल्विलाई में कम होगा, तो हाई से लो की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ कर जाएगी और वो निकल जाएगी बाहर। तो द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2, दस CO2 ट्रैप्ड बाय एज अ बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट टू द एल्विलाइज रिलीज आउट ऑफ द CO2, और एल्विलाइज के थ्रू ये CO2 जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी। तो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2, यानी कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजन कितने डिलीवर कर रहा है, 5 ml, और एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो कार्बन डाइऑक्साइड कितने डिलीवर कर रहा है, 4 ml। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा डिलीवर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके कंपेयर में कम। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द एल्विलाइज टू द टिश्यू लेवल, यानी टिश्यूज़ के अंदर तक की ये पूरी कहानी है। ये बाकी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये कार्बोनेट्स के रूप में ही यहाँ से डिसोसिएट होता है। अब बात करते हैं कि ये जो सारा पूरा सिस्टम है, हम सोते हैं तब भी हमारी जो ब्रीथिंग रेट चलती रहती है, और जब तक बॉडी डेड नहीं होती तब तक ये सिस्टम चलता रहता है। एक्चुअल में ये जो सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक कंट्रोल के अंडर में आता है, और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वही इसको रेगुलेट एंड रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये किस तरीके से होता है,
तो इसमें बात करते हैं ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी की टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग, जैसे बात करते हैं अगर हम रेस्ट कंडीशन में तो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट रहती है, लेकिन अगर यही हमारी जो कंडीशन है वो थोड़ी एक्सरसाइज वाली रहे या अगर हमें वर्कआउट हैवी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है वो ब्रीथिंग रेट हाई हो जाएगी। तो हम बॉडी के हिसाब से हम अपनी ब्रीथिंग रेट को मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम के थ्रू करते हैं। आ स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, यानी कि ब्रेन में जो मेडुला पार्ट है ये बेसिकली हमारे ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी कि जो भी हमारी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसके अंडर कंट्रोल में आती हैं। तो मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो वहाँ पर ये जो ब्रेन का जो मेडुला वाला रीजन है वहाँ पर एक सेंटर होता है जिसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। इज़ प्रीमियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन, तो ये रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Another center present in the pons in the region of the brain called pneumotoxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center। और ब्रेन में पोन्स वाला पार्ट है, ब्रेन जो पोन्स है वो भी एक ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पर भी दूसरा सेंटर होता है जिसको न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोलते हैं। ये कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, और जो हमारी रेस्पिरेटरी रिदम है ये इसको कंट्रोल करते हैं। तो दो सेंटर मेडुला और पोन्स में रहते हैं जो कि हमारे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो न्यूरल सिग्नल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ये पूरा ही जो पूरा सिस्टम है पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो जो भी वहाँ से मैसेज कैरी आएगा, मोटर न्यूरॉन्स लेकर आएंगे, उसी तरीके की हमारी रिदम रहेगी। अ कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। और वहाँ पर कीमो सेंसिटिव एरिया भी होता है जो किसके लिए सेंसिटिव रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए। तो इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, तो जैसे ही ये सब्सटेंसेस वहाँ पर इंक्रीज होने लग जाते हैं तो ये सेंटर को एक्टिवेट कर देते हैं। देन इंक्रीज कैन एक्टिवेट द सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, यानी कि जब भी ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे ही बढ़ जाएगा तो वो एरिया जो है वैसे ही ऑटोमेटिक सेंसिटिव एक्टिवेट हो जाएगा और वो उसको काउंटर करके हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, रेस्पिरेशन जो रेट है उसको एडजस्ट करने में हमारी मदद करेगा। देन इन द respiratory process by which these substances can be eliminated, receptor associated with aortic arc and carotid artery also can recognize changes into CO2 and H positive concentration। कैरोटिड हमारी जो आर्टरी है और एओर्टा के पास जो आर्क है वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी हमें ये बता देते हैं कि जो CO2 का कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सिस्टम मैनेज होता है। एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर द रेमेडियल एक्शन। तो फिर जब इनको रिसेप्टर्स को लगता है कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अपने मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं मेडुला और पोन्स में, वहाँ पर उसको मैसेज भेज देते हैं। तो वहाँ से हमारी जो रेस्पिरेटरी रिदम्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू हो जाती है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो मैंने बताया रिसेप्टर्स भी हैं और वहाँ पर कीमो सेंसिटिव एरिया है, बट एज सच ऑक्सीजन के लिए इतना कुछ वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन जब ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सारे रिसेप्टर्स और वहाँ पर कीमो सेंसिटिव एरियाज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो ऑक्सीजन का बैलेंस ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम के थ्रू इस पूरे ब्रीथिंग रेट और ब्रीथिंग सिस्टम का एक जिसको बोल सकते हैं मेंटेनेंस रहता है और कंट्रोल रहता है उसके ऊपर। इसलिए जब भी ब्रेन में मेडुला वाले रीजन में या पोन्स वाले रीजन में जब भी जो मतलब कि कई ट्रॉमा और हाई इंजरी हो जाती है तो उस केस में बेसिकली एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है ब्रेन की इंजरी से। तो ब्रेन की इंजरी से डेथ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हो सकता है कि वो जो
इंजरी है उसमें पोन्स में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं और जो मेडुला में है वो डैमेज हो गए, जिससे सिग्नल मिलना बंद हो गए। तो हमारी जो रेस्पिरेटरी रिदम्स हैं वो काम करना बंद कर गई। तो रेस्पिरेटरी जो रिदम्स हैं उन्होंने न्यूरल मैसेज भेजना बंद कर दिए, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो उन्होंने काम करना बंद किया। स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद हुआ, जिसकी वजह से जो है बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला गया, कार्बन डाई का बढ़ता चला गया। तो ये जो पॉइजनिंग है इसकी वजह से डेथ हो गई फिर, यानी कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है जिससे पूरी बॉडी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो वर्क करती है। नाउ सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला इसमें जो डिसऑर्डर है वो अस्थमा। अस्थमा की अगर हम बात करें इसमें, तो अस्थमा एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ एलर्जिक डिजीज़। यानी कि अस्थमा के केस में होता यह है कि जो विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, और नोस्ट्रिल से लेके पूरा जो हमारा जो नसल पैसेज है वो उधर अगर हम बात करें तो कोई भी एलर्जन अगर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पेशल टाइप्स के जो मास्ट सेल्स होते हैं वो स्टामाइंस रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब बॉडी में जहाँ भी स्टामाइंस एक केमिकल सब्सटेंसेस यहाँ रिलीज़ होते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। इन्फ्लेमेशन कॉज का मतलब क्या है, वहाँ सूजन आती है। तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर मान लीजिए एलर्जी की वजह से अगर हिस्टामाइंस रिलीज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि रेस्पिरेटरी जो पाइप है वो सिकुड़ने लग जाएगा, यानी कि वो चोक होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पैसेज है हमारे एयर का वो इंटरप्ट करेगा, जिसकी वजह से जो अस्थमिक अटैक पड़ेंगे, तो उसके लिए हम बोलते हैं अस्थमा। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। तो इसके लिए जो फिर हम डायलेटर्स लेते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स, जो जिनमें एंटी हिस्टामाइंस मेडिसिन होती हैं जो दोबारा से नॉर्मल करती हैं विंड पाइप को, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। देन एम्फीसेमा, ये ज़्यादातर स्मोकिंग वगैरह की वजह से होता है कि एल्वेलाई वॉल्स जो है डैमेज होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो डिफ्यूज़न है उस वो रेट जो है वो इंटरप्ट करती है। तो जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है वो इंटरप्ट करने लग जाएगा, तो उस केस में यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो एम्फीसेमा वाली बन जाती है। नाउ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब, जैसे कुछ लोग हैं जो खदानों में काम करते हैं, स्टोन ब्रोकिंग का काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग की मशीन्स में वर्क करते हैं, तो वो हमेशा डस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं। और अगर वो प्रॉपर अपना डिफेंस मैकेनिज्म नहीं ले पाएँ, या मास्क ना लगाएं, या मान लीजिए वो अपने नोज़ को प्रॉपर कवर नहीं कर रहे हैं फेस को, तो वो धीरे धीरे वो पार्टिकल्स उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में चोक होने लग जाते हैं, जिससे स्वेलिंग बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीडिंग टू द फिब्रोसिस, यानी फाइब्रस टिश्यूज़ में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बन जाता है। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब भी इसमें यही है कि यहाँ पर अपने वर्क से रिलेटेड अगर आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें आप डस्ट में 24 घंटे आपकी जो जो बॉडी है उसको एक्यूमुलेट होना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है। So student, this is all about the human respiratory system, and in this video we have discussed the regulation of respiration under the neural control, और ये भी बताया कि किस तरीके का न्यूरल कंट्रोल रहता है इसमें, और कौन कौन से कहाँ पर ऐसे पोर्शंस है जहाँ पर ये न्यूरल कंट्रोल होता है। और दूसरा इसमें कि किस तरीके से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कौन सा मैकेनिज्म लगता है, कितने तरीके से यहाँ पर जो कितने परसेंट जो ब्लड्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है, और कितने परसेंट बाइकार्बोनेट के रूप में। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिग्मॉइड कर्व कि कहाँ पर जाके वो डिसोसिएशन होगा। तो ये जो सिग्मॉइड जो कर्व है वो डिसोसिएशन वहीं शो कर रहा है जहाँ पर ये इसका जो पार्शियल प्रेशर आया, और वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस थी जहाँ पर ये जो लंग्स से और हीमोग्लोबिन से अटैच हुई, और कैसी कंडीशंस में हीमोग्लोबिन से अलग हुई। तो जब तक इन दोनों में से सेपरेशन नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन टिश्यूज़ में एंटर नहीं करेगी, और जब तक ऑक्सीजन टिश्यू में एंटर नहीं करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हैं, और ये भी हमने इसमें पढ़ा कि कितने परसेंट ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू, कितने प्लाज्मा के थ्रू होती है। तो दोनों में डिफरेंस है कि 97%
आरबीसीज के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, वहीं 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसीज के थ्रू। बाकी का जो प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट आइंस के रूप में प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन ये हमने सिस्टमिक पाथवे देखा किस तरह से किस प्रेशर में एल्विलाइज के थ्रू कितना पार्शियल प्रेशर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का, और डबल सर्कुलेशन से किस तरीके से जो है वो टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन वगैरह पहुंचती है। और ये हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन देखा पार्शियल प्रेशर का डिफ्यूज़न कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो थैंक यू सो मच।